चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट बस है ना। मार्केट पार्टिसिपेंट्स में हमने ये सारे लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बाद में पढ़ाऊंगी जब ये चैप्टर एंड होगा। डेरिवेटिव बाद में पढ़ाऊंगी, लेकिन डेरिवेटिव फिर भी कंसेप्ट सुना है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी है यहाँ पर। तो हम ये जो चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके एंड में ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे, और ये डेरिवेटिव में थोड़ा कंसेप्ट ज्यादा भी दे रखा है, ठीक है, विद प्रैक्टिकल्स। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? राइट्स, ये पूरा डेरिवेटिव के अंदर का है। फ्यूचर ऑप्शन ये सब डेरिवेटिव के अंदर का एक साथ पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या दिख रही है? राइट एंटाइटलमेंट्स, ये भी बाद में पढ़ेंगे। तो 3 टॉपिक हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। आपको जो आना है यहाँ से, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। आ जाइए स्टार्ट करेंगे। हेडिंग क्या लिखा है? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मेन बोर्ड, क्या होता है ये मेन बोर्ड? बीएससी और एनएससी। जहां कहीं भी मेन बोर्ड आएगा पूरे इंडिया में, दो है ना, जो बीएससी एनएससी जो तुम सुनते हो, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि भैया नेशनल लेवल में ये आपकी ट्रेडिंग करवाते हैं। आपको मैंने इससे पहले लिस्ट दिखाई है, तो वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। चलो, तो मेन बोर्ड में इन्होंने बोला हम किसकी बात कर रहे हैं? बीएससी मेन बोर्ड और एनएससी मेन बोर्ड। तो मेन बोर्ड से मतलब इनका ये है। ये बार बार नहीं बोलेंगे हम बीएससी एनएससी की बात करिए, मेन बोर्ड मेन बोर्ड में लिस्ट है, मेन बोर्ड में लिस्ट है। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए लीगल टर्मिनोलॉजी कि मेन बोर्ड से मतलब हमारा क्या है। देन उसके बाद क्या लिखा है? एसएमई प्लेटफॉर्म, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके अंदर भी मैंने आपको दिखाया था ऑनलाइन कि जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ही अपना एक प्लेटफॉर्म अलग से रखा है। किसके लिए? एसएमई, स्मॉल कंपनीज के लिए। स्मॉल कंपनी अगर अपना आईपीओ लेकर आना चाहती है, स्मॉल कंपनी अगर मार्केट से फंड उठाना चाहती है, तो बीएससी ने अपना एक अलग से प्लेटफॉर्म दे रखा है, जिसका नाम क्या है? बीएससी एसएमई एक्सचेंज। अगर एसएमई एक्सचेंज लिखा है तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बीएससी ने भी अपना बनाया है, और किसने बनाया है? एनएससी ने भी बनाया है। लेकिन एनएससी ने क्या नाम रखा है? एनएससी इमर्ज। इमर्ज मतलब क्या होता है? ग्रोथ, ग्रोइंग। तो ये एनएससी इमर्ज किसके लिए बना है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बना है, कि भैया हम चाहते हैं कि स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है, मीडियम इंडस्ट्रीज है, ये ग्रो करे। डन। तो ये छोटी कंपनीज के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म की भीड़ में कहीं गुम ना हो जाए। देखो कहीं ना कहीं बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आपको बड़ी कंपनी से दिख रही है ना, ये सेंसेक्स निफ्टी जो आपको दिखता है, ये बड़ी कंपनीज का ही कंपाइलेशन दिखता है, ठीक है। तो छोटी कंपनीज यहाँ पे नहीं दिखेगी। तो क्योंकि इनको अलग से, इनको भी बढ़ावा देना है, इसलिए इनके लिए अलग से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। डन। चलो, अब ये दोनों कहीं ना कहीं जब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गए थे, ठीक है। तो मेन बोर्ड समझ में आता है, एसएमई प्लेटफॉर्म समझ में आता है। इसके अलावा भी और प्लेटफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट नाम बताओ क्या लिखा है? क्या लिखा है? इनोवेटर्स। क्या लिखा है? इनोवेटर्स। ग्रोथ प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय स्टार्टअप? इनोवेटिव आइडियाज, न्यू आइडियाज मार्केट में लेके आ रहे हैं। इनके लिए भी अलग से प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है, कि भाई जो बहुत बड़ी मैच्योर कंपनी हो चुकी है, मेन बोर्ड में लिस्ट होंगे। जो छोटी कंपनीज है वो एसएमई में, और जो स्टार्टअप कंपनीज है इनको अगर फंड रेस करना है तो इनका भी एक अलग से प्लेटफॉर्म होता है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसका एक जमाने में एक पुराना नाम भी होता था, बीच बीच में पुराना नाम आएगा, ठीक है। जब वो आएगा तो मैं बताती जाऊंगी। अभी तुम्हें यही नाम याद रखना है, क्योंकि अगर वो नाम बोल लूंगी तो भैया तुम्हें वो याद हो जाएगा, है ना। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो अभी तुम्हें 3 नाम, मेन बोर्ड, एसएमई प्लेटफॉर्म, तीसरा क्या है? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, अब नाम से काम समझ में आ रहा होगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज जानते ही हो तुम, सोशल सर्विस करने वाली, जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी। क्या होती है सेक्शन 8 कंपनीज? नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है, एनपीओ। तो ऐसी कंपनीज जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है, या फिर ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट के लिए काम भी कर रही है लेकिन सोशल वर्क कर रही है, कुल मिलाकर वो कंपनीज जो सोशल वर्क कर रही है, ठीक है। चाहे वो प्रॉफिट उसका मोटिव हो, चाहे प्रॉफिट मोटिव ना हो, सोशल वर्क इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कंपनीज के लिए भी एक अलग से सोशल स्टॉक एक्सचेंज तैयार किया गया। तो टोटल अभी यहाँ पे कितने टाइप दिख रहे हैं? 4। पहला क्या दिखा? मेन बोर्ड। दूसरा एसएमई। नेक्स्ट इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। चलो, अब इनकी थोड़ी सी गहराइयों में जाएंगे। सबसे पहला क्या लिखा है? मेन बोर्ड। अब किसी भी बड़ी कंपनी को लिस्ट होना है, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, जितनी भी बड़ी कंपनीज है आज तुम्हें एनएससी और बीएससी में दिखते हैं,
ठीक है। तो ये लिस्ट जब होते हैं इनके पास तो इनकी एक प्रोसेस होती है। ये पूरी की पूरी डिटेल प्रोसेस आपके 8 चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम आईसीटीआर ये सब पढ़ेंगे, एलओडीआर पढ़ेंगे, 8 9 चैप्टर्स, तो वहाँ पे पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है। एलओडीआर मेन है लिस्टिंग, लिस्टिंग उनकी पूरी प्रोसेस। ठीक। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि एप्लीकेंट, एप्लीकेंट कौन हो जाएगी? कंपनी। एप्लीकेंट कौन हो जाएगा? कंपनी। एप्लीकेंट हु डिजायर टू लिस्ट इट्स सिक्योरिटी, जो कंपनी चाहती है अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करना, कहाँ पे? एनएससी बीएससी में, मस्ट फुलफिल दी प्री रिक्वेस्ट, प्री रिक्वायरमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स है, इसके लिए पूरा एक चैप्टर पढ़ना है। इन्होंने कहा भैया यहाँ नहीं समझाने वाले हम आपको, क्योंकि वहां तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। कंपनी एलिजिबिलिटी, कंपनी की एलिजिबिलिटी होगी भैया लिस्ट होने की। ऐसे कोई एरोगेरी नतुधरी कंपनी लिस्ट हो जाती, जितनी कंपनी लिस्ट है मतलब उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है। उसमें बहुत सारी कंडीशंस है, वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस यहाँ पे इन्होंने ये बोल के छोड़ दिया, क्योंकि आगे चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मेन बोर्ड में लिस्ट होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, तो कुछ प्री रिक्वेस्ट होती हैं। इन्होंने कहा कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ता है हमें। सबसे पहले क्या देना पड़ता है? ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है। पहले हम अपनी कंपनी का प्रोस्पेक्टस दिखाएंगे, चेक करवाएंगे सब सही है कि नहीं, इन्वेस्टर को कहीं लूट तो नहीं रहे, इन्वेस्टर को कहीं फेक गलत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे। तो ये सारी चीजें सेबी को पहले दिखाकर चेक करवाई जाती है। ठीक है। तो पहले सेबी से पूछा जाएगा, सेबी हाँ बोलेगा, फिर स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे हम। ठीक है। सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, आईपीओ का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा। तो इन्होंने बस अभी शॉर्ट में तुम्हें बस बोल दिया कि भाई हाँ बहुत सारी फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ता है, जो आगे चल के चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर है और बहुत लेंथी चैप्टर है वो, लिस्ट होने के रूल्स रेगुलेशन। डन। चलो देन इसी के अंडर में, इसी के नीचे उन्होंने एक पॉइंट बताया, क्या लिखा है? मैं आईपीओ लेकर आई हूँ। मैं क्या लेके आई हूँ? आईपीओ। ठीक है। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है। चलो इक्विटी शेयर्स लेके आई हूँ। नहीं है मन मेरा इक्विटी लाने का, मुझे इक्विटी नहीं इशू करना है, तो क्या मैं डेट इशू कर सकती हूँ? हाँ, डेट भी इशू कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ऑल क्या लिखा है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। शॉर्टकट में बार बार एनसीडी एनसीडी लिखा होगा, मतलब क्या? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, मतलब कि ये कन्वर्ट नहीं होंगे, इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। क्या इनका भी हम आईपीओ लेके आ सकते हैं? मर्जी है कंपनी की। इनिशियल पब्लिक ऑफर ना, पहली बार ऑफर लेके आए तो पहली बार जब हम ऑफर लेके आएंगे तो हम इक्विटी के थ्रू भी ला सकते हैं और एनसीडी के थ्रू भी ला सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कंपनी की मर्जी कि भैया उनको ओनरशिप शेयर करनी है या फिर ओनरशिप शेयर नहीं करनी है, नहीं करनी तो भैया डिबेंचर इशू कर दो। लेकिन आगे चलकर इनका प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट तो आपको चुकाना पड़ेगा। इक्विटी के साथ फायदा क्या होता है कि आपको प्रिंसिपल देने की जरूरत नहीं है, डिविडेंड भी देना है वो भी कंपनी की मर्जी, ओनरशिप शेयर करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट अमाउंट देना पड़ेगा। तो कंपनी अपनी मर्जी। तो आईपीओ में अगर वो क्या लेकर आ रही है, इक्विटी लेके आ रही है या फिर एनसीडी लेके आ रही है, कंपनी की मर्जी। बस कंपनी को क्या करना है? सेबी के रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। मैंने बोला कि कंपनी अगर सेबी लिस्ट होएगी, सेबी के पास सॉरी, कंपनी जब अपने आप को लिस्ट कराएगी तो उन्हें सेबी एलओडीआर फॉलो करना पड़ेगा। एलओडीआर का फुल फॉर्म लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डन। यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर आप कौन से शेयर्स लेके, सॉरी कौन सी सिक्योरिटीज लेके आ रहे हैं, एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो आपको दूसरे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। क्या नाम है यहाँ पे? देखो क्या लिखा है, इशू एंड लिस्टिंग, लेकिन क्या? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021। और समय समय पे जो भी उसके अमेंडमेंट आएंगे वो भी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर आप इशू क्या करने वाले हो उससे रिलेटेड जो आपके रेगुलेशंस होंगे आपको वो फॉलो करने पड़ते हैं। ये भी अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ बस उन्होंने बोला कि रेगुलेशंस में जो बता के रखा है, जो कंडीशंस है, रिक्वायरमेंट्स है, वो सब फुलफिल करिए। मेन बोर्ड समझ में आ गया? डन। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? इसका अलग से कोई चैप्टर नहीं पढ़ने वाला, तो इसलिए इन्होंने यही बता दिया सारी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। चलो आ जाओ, एसएमई प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बीएससी की इन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई। बीएससी प्लेटफॉर्म, इन्होंने कहा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो एसएमई प्लेटफॉर्म है कब स्टैब्लिश हुआ था? 2012 में। ठीक है। चलिए, लिस्टिंग ऑफ द एसएमईज फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे एक्चुअल में इंडिया में बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनके लिए एक तरीके से दरवाजे खोलेंगे कि भैया आओ, लेकिन मेन बोर्ड में मत आओ, क्योंकि मेन बोर्ड की फॉर्मेलिटीज ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगी, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन ज्यादा होंगी कि भैया 3 साल का अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, 3 साल प्रॉफिट होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, इतना कैपिटल, इतना टर्नओवर, ये सारी फॉर्मेलिटीज है। इन्होंने कहा कि भैया तुम छोटी कंपनी हो, तुम थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज हो, थोड़े से सिस्टमैटिक हो जाओ, हमने बस तुम्हारे लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म दे दिया, एसएमई प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या है?
अगर तुम्हारी एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाली कंपनी है, तुम बीएससी में जाकर अपने आप को लिस्ट करने का सोच रहे हो, तो आ जाओ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, आप इनकॉर्पोरेट होना चाहिए एज पर कंपनी। एसएमई क्या होना चाहिए? आपकी कंपनी होनी चाहिए। मतलब आपका अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फॉर्म है तो इन्होंने कहा कि आप एलएलपी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म नहीं होनी चाहिए, आप सोल नहीं होने चाहिए, आप इंडिविजुअल नहीं होने चाहिए। कुल मिलाकर आप एक कंपनी होगी तो ही तो हम लिस्ट होने देंगे। हम कंडीशंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस तो कंपनी का फॉर्म होना चाहिए। दूसरा, पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल। कंसेप्ट को थोड़ा समझेंगे, ठीक है। पोस्ट इशू, एक होता है प्री, एक होता है प्री, प्री प्री, एक होता है प्रपोज, और एक क्या होता है? पोस्ट। डिफरेंस समझ में आ रहा है? प्री, पुराना कैपिटल, पुराना कैपिटल 10 लाख का है, ठीक है। प्रपोज, अभी मुझे 5 लाख और चाहिए। मतलब मेरे पास 10 लाख ऑलरेडी रखे हैं, मैं मार्केट से क्या उठाना चाहता हूँ? 5 लाख और। मुझे बताओ पोस्ट कितना हो जाएगा? 15 लाख हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे उन्होंने बोला प्री कैपिटल या फिर प्रपोज कैपिटल या फिर पोस्ट, तो आपको ये टर्म समझ में आने चाहिए। अब वापस आएंगे और लैंग्वेज समझेंगे। क्या लिखा है मुझे बताओ? पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल। पोस्ट इशू मतलब क्या? प्री प्लस प्रपोज, दोनों को मिलाकर बोल रहे हैं। प्रपोज कैपिटल ऑफ द कंपनी फेस वैल्यू शेल नॉट बी मोर देन, क्या लिखा है? छोटी कंपनी हो ना, तो भैया 25 करोड़ को क्रॉस मत करो, ठीक है। तो आपका पोस्ट कैपिटल कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 25 करोड़ के ऊपर नहीं। अगर भाई 25 करोड़ के ऊपर आ रहे हो तो भैया तुम्हारे लिए एसएमई प्लेटफॉर्म नहीं है। तुम अब हमारी नजरों में बड़ी कंपनी, तुम जाओ मेन बोर्ड में जाके लिस्ट हो जाओ। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एसएमई में, एसएमई प्लेटफॉर्म में लिस्ट होने की कंडीशन क्या समझ में आ रही है? पहला, कंपनी। फिर कंपनी का पोस्ट पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 25 करोड़, उससे कम, सॉरी उससे ज्यादा नहीं। उससे कम होगा तो तुम छोटी है रहो इस प्लेटफॉर्म में, नहीं तो तुम यहाँ पे सारी छोटी कंपनी के बीच में तुम बड़ी कंपनी आ गई। हमने तो यहाँ पे रखा था सारे छोटे छोटे लोग यहाँ पे रहेंगे और सबको बराबरी से देखा जाएगा। बड़ी कंपनी बन चुके हो तो भैया वहां शिफ्ट हो जाओ। आपको भविष्य में आपका 25 हो गया, आप यहीं लिस्ट हो, लेकिन आप 25 से ऊपर जाना चाहते हो तो यस आप जा सकते हो मेन बोर्ड में। उसके भी रूल्स रेगुलेशन डिटेल में पढ़ेंगे। डन। चलो, नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए आपकी? एटलीस्ट मिनिमम 1 करोड़ प्रिसीडिंग फुल फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फुल फाइनेंशियल ईयर में देखा जाएगा कम से कम तुम्हारा नेटवर्थ क्या होना चाहिए? 1 करोड़। टेंजिबल एसेट कितना? 1.5 करोड़। अब बच्चों ये लिमिट याद करनी पड़ेगी। हाँ, सिक्योरिटी लॉ का दर्द क्या है? लिमिट। कंसेप्ट अच्छे हैं, कंसेप्ट याद हो जाते हैं, लेकिन लिमिट ज्यादा है। क्योंकि अभी तुम किसकी लिमिट पढ़ रहे हो? एसएमई प्लेटफॉर्म में, बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म में लिस्ट होना। अभी मेन बोर्ड की भी तो पढ़ेंगे ना। मेन बोर्ड में तो और ज्यादा कंडीशन है, वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो ज्यादा कंडीशन है। डन। चलो, ट्रैक रिकॉर्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि कोई भी एरी गैरी नत्थु तेरी कंपनी लिस्ट नहीं होगी। थोड़ा सा सोचो, मैं खराब कंपनी हूँ और मैं मार्केट से फंड उठाने आई हूँ। मेरी खराब कंपनी है, तुम लोग इसमें पैसे लगाओगे तो डूबने वाला है ना। सेबी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो भैया लिस्ट अच्छी कंपनी ही होगी। बात सुन लो, मतलब मेन बोर्ड में भी अच्छी कंपनी, और यहाँ पे अभी हम मेन बोर्ड नहीं पढ़े। मेन बोर्ड के लिए तो और स्ट्रिक्ट है, क्योंकि भैया बड़ा पैसा वहां पे तुम फंड पब्लिक, हम डायरेक्ट तुम्हें पब्लिक के सामने रख दे रहे कि भैया ले लो पैसा, ले लो उठा लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम तुम्हें चेक तो करेंगे। तो लिस्ट होने से पहले फॉर एग्जाम्पल अमेजोन, मैंने आपको बताया है कि भैया ये स्टॉक मार्केट अमेजोन जैसा हो गया, मुझे ये प्रोडक्ट अमेजोन में बेचना है, ठीक है। तो अक्सर आपको क्या दिखेगी? क्वालिटी थोड़ी अच्छी होगी, है ना। रिकमेंडेड आता है, बहुत सारी चीजें आती है ना। क्यों बोलते हैं कि भाई ऑथेंटिक साइट से ही खरीदो, वहां से तुम्हें ज्यादा अच्छे सही प्रोडक्ट ओरिजिनल मिलेंगे, क्योंकि डुप्लीकेसी इतनी ज्यादा हो गई है। तो ये सारी चीजें, तो भैया लिस्ट होने के लिए आपको सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। तो चलो, एसएमई कोई भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वो कंपनी तभी लिस्ट हो पाएगी अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। अभी ट्रैक रिकॉर्ड से उनका मतलब क्या है? कि कंपनी कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए। आपकी कंपनी कल बनाई और आज लिस्ट हो गई, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप तो फेक कंपनी तुरंत बना के लिस्ट करवा दोगे, ठीक है। तो कम से कम तुम्हारी कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द एप्लीकेंट कंपनी सीकिंग लिस्टिंग शुड बी एटलीस्ट 3 इयर्स। बोल सकती हूँ, कम से कम क्या होनी चाहिए? 3 साल पुरानी। वेयर द एप्लीकेंट कंपनी हैज टेकन ओवर। मैं स्टार्टिंग से कंपनी नहीं था, मेरी पार्टनरशिप फर्म चल रही थी, या फिर मैं सोल प्रोप्राइटर था, या फिर मैं एलएलपी था। मैंने 1 साल काम किया है एलएलपी, और फिर मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया। बाकी 2 साल मेरे एज अ कंपनी है।
मेरा बिजनेस कितने साल से है, 3 साल पुराना है, लेकिन उसमें से 1 साल क्या है, 1 साल क्या है एलएलपी, और बाकी के 2 साल क्या है कंपनी। इन्होंने कहा अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी कोई बात नहीं, हम 3 साल इसे कंसिडर कर लेंगे। अगर एप्लीकेंट जो कंपनी है टेक ऑन ओवर एज अ प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी, देन द ट्रैक रिक्वायर्ड टुगेदर, हम उसको साथ में इकट्ठा कर लेंगे, एटलीस्ट मिलाकर 3 साल होनी चाहिए। अगर 1 साल मेरी एलएलपी है और 1 साल कंपनी है, तो क्या 3 साल कंप्लीट हुए? अगर मेरी 2 साल एलएलपी है, 2 साल एलएलपी है और मैंने कन्वर्ट किया दूसरे साल में और 1 साल कंपनी, अब क्या मैं एलिजिबल हूँ? हाँ मैं एलिजिबल हूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है? कुल मिलाकर आप अगर कन्वर्ट होते हो, आप इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टोटल मिलाकर 3 साल कंप्लीट होने चाहिए, या तो पूरा 3 साल कंपनी का ले लो, अगर कंपनी नहीं है कन्वर्ट हुए तो भी मिलाकर कंसीडर किया जाएगा टुगेदर। इन्होंने कहा कि हम इकट्ठा देख लेंगे, लेकिन प्लीज हमें प्रूफ दे देना, ठीक है? लिस्ट होने आ रहे हो तो भैया बिना प्रूफ के नहीं, बस बोल दिया क्या बात मान लेंगे? डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा ज्यादा होगा फिर। डन। तो यस, आपकी एसएमई को तब लेस किया जाएगा जब आप 3 साल कम से कम आपका बिजनेस पुराना होना चाहिए, एज अ कंपनी या फिर एज अ कंपनी नहीं है जो भी है, कन्वर्ट होकर भी हम कंसीडर कर लेंगे, लेकिन आखिर में कंपनी तो बन जाए, क्योंकि बिना कंपनी के तो हम आपको लिस्ट होने नहीं देंगे। पहली कंडीशन क्या थी? कंपनी होनी चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013। डन। बढ़ू आगे। एंड क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट। लॉ पढ़ने का तरीका, ये होता है मेन प्रोविजन, ये होता है मेन प्रोविजन, और ये क्या होता है? प्रोविजो। चलेगा चलेगा, कोई इशू नहीं, बस कंपनी हो गए तो ही हम आने देंगे, अदरवाइज नहीं। नहीं, कंपनी की कोई लिमिट नहीं है ना? 3 साल कंप्लीट होने चाहिए, आखिरी में कंपनी बनाकर ही हम आपको यहाँ आने देंगे। कंपनी बना लो फिर अपने आप, ठीक है? चलो, प्रोवाइडेड दैट मतलब ये कंडीशन साथ में, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेंट कंपनी सीकिंग लिस्टिंग शुड हैव ट्रैक रिकॉर्ड। क्या लिखा है? ऑपरेशन, ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड आपका फॉर एट लीज क्या होना चाहिए? ऑपरेशनल मतलब क्या? वर्किंग प्रॉपर काम कर रहे हो, बिजनेस आपका बन गया था, लेकिन आपकी वर्किंग कम से कम हम क्या कह रहे हैं, 1 फुल फाइनेंशियल ईयर की हो। एंड क्या लिखा है, क्या होना चाहिए? आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स का भी ऑडिट हुआ होना चाहिए, ठीक है? ऑफ द 1 फुल फाइनेंशियल, कुल मिलाकर बोल सकती हूँ आपका ऑपरेशन 1 साल से कम हो रहा हो और प्लस उसका ऑडिट भी हुआ हो, हमें ये सबूत ला कर दो, तब हम करेंगे। मतलब अब हमने कहा तुम्हारा बिजनेस 3 साल का है, आपने 3 साल पुराना ही दिखा दिया, लेकिन भाई वर्किंग तो है ही नहीं, वर्किंग तो दिखाओ, उसका ऑपरेशन तो दिखाओ, कम से कम हमें 1 साल का पूरा ऑपरेशन, ये मेरे ख्याल से न्यू बुक में है, पुरानी बुक में नहीं दिख रहा होगा ना, और ये इंपॉर्टेंट चेंज है, ठीक है? प्लीज इसे कवर करना। ठीक है, वापस आते हैं। तो आपका क्या होना चाहिए? ऑपरेशन, काम जो होना चाहिए वो कम से कम 1 साल का फुल हमें सबूत दिखाइए। प्रॉपर कंपनीज के अकाउंट, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, 12th क्लास में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाते थे, है ना? कंपनी का अलग दिखाते थे और पार्टनरशिप फर्म का अलग सीखते थे, तो उन्होंने कहा कि भैया वो हमें चाहिए और फिर विथ ऑडिट। हमें क्या चाहिए? सबूत चाहिए ऑडिट के साथ, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? पहले बताओ ये समझ में आया तो ही आगे बढ़ोगे। और जब एंड लिखा होता है या और लिखा होता है, दोनों में डिफरेंस बताओ। अगर एंड लिखा है तो दोनों साथ में, ठीक है? और लिखा है तो दोनों में से कोई एक। गुड। अब अगर मैं ऊपर की बात कहूं तो इनमें दोनों के बीच में एंड है, कैसे पता चलता है? ये है मेन प्रोविजन, लिखा है प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट मतलब ऊपर से कनेक्टेड है, तो दोनों के बीच में एंड है। लेकिन यहाँ और लिख दिया मतलब ये एक साथ हो गया और इसके बाद ये यहाँ पे एक साथ, दोनों में से कोई एक कंडीशन, ठीक है? चलो, एकदम अच्छे प्रेजेंटेशन की बात करूं, अच्छे प्रेजेंटेशन की बात करूं, पहले बोरिंग प्रेजेंटेशन मैंने आपको पढ़वा दिया, ठीक है? हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। अगर आपको आईपीओ लेकर आना है एसएमई, एसएमई प्लेटफॉर्म में अगर आपको लिस्ट होना है, तो भैया नॉर्मल रूल क्या है? 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। A company apply for the listing IPO, track record at least 3 years. If company found by taking over, ठीक है, proprietorship, partnership firm, LLP, that combined track record of the old entity or new company should be minimum 3 years होना चाहिए। And minimum क्या चाहिए? ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 1 फुल फाइनेंशियल ईयर ऑफ ऑपरेशन एंड क्या होना चाहिए? ऑडिट होना चाहिए उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये था अच्छा प्रेजेंटेशन, ठीक है? ये था अच्छा प्रेजेंटेशन। बस आपकी बुक में थोड़ी सी बोरिंग तरीके से लिखा रहता है, कंसेप्ट क्लियर है? और
और अच्छे प्रेजेंटेशन में बता रही हूँ, एक्सेप्शन, इसका मतलब ये, अगर आपका 3 साल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है, पहले ले लो फोटो, है ना, अगर आपकी 3 साल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है, when 3 years track record is not available, if the company does not have 3 years track record it shall still go, yes, फिर भी वो आईपीओ लेकर आ सकती है, लेकिन कंडीशन प्रोजेक्ट इज क्या लिखा है, अप्रेज एंड फंडेड बाय, ये नबार्ड क्या है, ठीक है, अच्छा फुल फॉर्म बताए, कंसेप्ट भी बता दो अब मुझे, है ना, क्या है नबार्ड, कौन होता है नबार्ड, अपेक्स बैंक होता है किसके लिए, स्मॉल बैंक्स के लिए, कोर चीज खा जा रहे हो, नहीं नहीं नहीं, एग्रीकल्चर, नबार्ड प्रॉपर बना है किसके लिए, एग्रीकल्चर, किसान जो भी फार्मर्स है ना, रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर तो इंडियन इकोनॉमी याद आ रहा होगा 12th का, है ना, वहीं ज्यादा अच्छे से, है ना, अपेक्स बॉडी पता है, ठीक है, मैंने ही पढ़ाया है ना, चलो, तो नबार्ड की अगर मैं बात करूं, नबार्ड एक्चुअल में फार्मर्स को, है ना, रूरल डेवलपमेंट के लिए बना था, और इसका काम क्या है, किसानों को, है ना, थोड़ी सी आसान किश्तों में, कम फॉर्मेलिटी में क्या मिल जाए, उधार मिल जाए, उनके लिए बना है, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भैया अगर मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम करने वाली हूँ जिस प्रोजेक्ट में किसका सपोर्ट है, नबार्ड का, या फिर क्या लिखा है, सिडबी, सिडबी क्या, वेरी गुड, क्या लिखा है, शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक में से हटा दे किसको, कोऑपरेटिव बैंक्स को साइड कर रखा है, ठीक है, और क्या लिखा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दिस गिव कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर्स, तुम्हारा बिजनेस 3 साल पुराना नहीं है, लेकिन आप आईपीओ जिन चीजों के लिए लेके आ रहे, जिन प्रोजेक्ट्स के लिए लेके आ रहे, उस प्रोजेक्ट में इनका भी साथ है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये लोग अगर इन्वॉल्व है तो सरकार आ गई है, ये लोग इन्वॉल्व है, तो अगर आपका 3 साल पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं भी है तो भी आप यहाँ लिस्ट होने आ सकते हो, यहाँ से आईपीओ लेकर आ सकते हो, जस्ट बिकॉज आपकी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए कि भैया आप आईपीओ जिस पर्पस के लिए लेके आ रहे हो उस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट का भी साथ है, इन लोगों का भी साथ है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक नहीं, ठीक है, दिस गिव कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर बिकॉज द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन हैज इवेल्युएट एंड फाइनेंस द प्रोजेक्ट, क्योंकि ये रेप्यूटेड है ये लोग, और ये इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस वैसे दे रहे हैं और ये भी साथ में जुड़े हुए, तो यस, ऐसे में अगर ऐसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो 3 साल वाले रिकॉर्ड को हम भूल जाएंगे, 3 साल से कम भी होगा तो भी आपको अलाउड है एसएमई में आकर, इस प्लेटफॉर्म में आकर अपने आप को लिस्ट करो और आईपीओ लेकर आओ, ठीक, लेकिन कंडीशन ये वाली तो फुलफिल करो भाई, कौन सी, सेम, क्या लिखा है, मिनिमम ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, क्या, ऑपरेशन कम से कम 1 साल तो होना चाहिए, 3 साल वाला नहीं हो, ठीक है, आपका बिजनेस 3 साल पुराना है लेकिन ऑपरेशन कम से कम 1 साल होना चाहिए और उसका ऑडिट होना चाहिए, अब आओ तुम्हारी बुक की लैंग्वेज फटाफट रीड करो, 1 मिनट बस रीड करो, वेयर द एप्लीकेंट कंपनी डज नॉट track record of the 3 years, then the project for which IPO is being proposed should be appraised and funded by NABARD, SIDBI Bank, other than cooperative bank, financial institution, provided that applicant company seeking listing should be have track record operational वाला, ठीक है, full financial year with audit, क्या ये बात समझ में आ रही है, दान बताओ क्या डाउट है, लिस्टेड ऑलरेडी है ऐसे भी, देखो एक्शन तो बहुत है ही ना, मतलब ये तुम इससे रिलेटेड नहीं पूछ रहे, इन जनरल तुम पूछ रहे हो, ठीक है, एक्शन तो हर चीज के लिए है ना, पेनल्टी तो भर भर के दे रखी है ना, जेल की भी सजा दे रखी है ना, एक्शन तो हर जगह है, बस फंस तो जाए इंसान, है ना, मेन फंसने का है ना, चोरी तब तक चोरी नहीं बोली जाती जब तक पकड़ी ना जाए, है ना, पकड़ी जाएगी तो है, करेंगे, ठीक है, चलो बताओ कंसेप्ट क्लियर, पहले बताओ, पक्का, हाँ हाँ से भी चेक करता है, बिल्कुल करता है, चेक किया जाता है, जब आईपीओ आता है तो चेक किया जाता है कि इसके प्राइस अननेसेसरी अगर बढ़ रहे हैं तो रोक दिए जाते हैं, है ना, एक ब्रैकेट लगा दिया जाता है कि भैया खत्म, ये आखिरी है, मैक्सिमम है, नहीं थे, नहीं थे एक्चुअल में, जब करते हैं तब समझ में आता है अच्छा ऐसा भी तो हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, अभी मुझे बताओ कितने नए नए तरीके आ गए हैं फ्रॉड करने के, स्कैम करने के, फोन कॉल्स आ रहे हैं, एआई आ गए हैं, पुलिस,
है ना, और एक वो डिजिटल अरेस्ट क्या बोल दे रहे, हाउस अरेस्ट कर दिया है, ये सब पहले कभी था क्या? फिर साइबर क्राइम आया ना, उसने बोला भैया ऐसी सारी चीजें हम हैंडल करेंगे, समझ रहे हो? तो पहले प्रॉब्लम्स आ रही है, उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लॉस धीरे धीरे बनते जा रही है। क्यों लॉ की बुक आपकी इतनी मोटी होती जा रही है? बस इसीलिए नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, फिर उसको ठीक किया जा रहा है। हाँ, तो अभी हमने क्या पढ़ा, ट्रैक रिकॉर्ड, फटाफट एक क्विक रिविजन। कितने साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए? कंपनी कम से कम तुम्हारी 3 साल पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने बोला अगर आपका कंपनी का फॉर्म नहीं था, कोई और फॉर्म में थे, तो हम टुगेदर 3 साल तो हमें चाहिए। एंड साथ में आपका जो ऑपरेशन है कम से कम एक पूरे फुल फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, विथ ऑडिट होना चाहिए, ठीक है। और इनकेस अगर आप 3 साल पुराना ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, स्टिल हम आपको अलाउ कर देंगे एक्सेप्शन। कब? जब नाबार्ड, सिडबी, बैंक्स, लेकिन बैंक्स अदर देन कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी फंड दे रहे हैं उस प्रोजेक्ट को। तो मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ और उस प्रोजेक्ट में और इनकी भी फंडिंग है, तो मतलब वो प्रोजेक्ट अच्छा है, वो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको ग्रो करवाना चाहेंगे, ठीक है। तो अगर आप वहां से सपोर्ट मिल रहा है तो यस, हम आपको अलाउ कर देंगे, लेकिन हमारी कंडीशन बस एक फुलफिल जरूर करना, ऑपरेशन वाली, जो कि सेम है। डन, कंटिन्यू। क्या लिखा है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम उस अर्निंग की बात करें, यहाँ पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें। आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स ये सब डिडक्ट ना किया हो बिफोर, ठीक है। कंपनी प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड एलएलपी जो भी आपका फॉर्म है, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स फ्रॉम द ऑपरेशन, क्या लिखा है? ऑपरेशन फॉर 2 आउट ऑफ एटलीस्ट, क्या लिखा है? पिछले 3 साल, फाइनेंशियल ईयर प्रिसीडिंग दी एप्लीकेशन डेट। आज मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो पिछले 3 सालों में से कम 2 साल में आपको क्या हुआ होना चाहिए? प्रॉफिट। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना चाहिए बिफोर, ये सब डिडक्ट होने से पहले आपका प्रॉफिट होना चाहिए। हो सकता है डिडक्ट होने के बाद आप लॉस में चले जाओ, चल जाएगा, लेकिन बिफोर दिस आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम से कम पिछले 3 साल में से 2 साल होने चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। 3 साल में से 2 साल प्रॉफिट, डन। प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन साथ में, प्रोवाइडेड दैट कंपनी शुड हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, ठीक है, फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द वन फुल फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग, ये अब साथ साथ में चलता जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला? जो उन्होंने बोला, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कम से कम ऑपरेशन 1 साल वाले की वो बात हो रही है। फिर सेम कंपनी सीकिंग लिस्टिंग, जो प्रोजेक्ट अप्रेज फंडेड बाय नबार्ड, सिडबी, बैंक्स, सेम वही सारी चीजें, फुल फाइनेंशियल ईयर, ये सेम चीजें हैं। पहले बताओ, ऊपर का फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया? आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 3 साल में से कम 2 साल प्रॉफिट होना चाहिए। आपका जो ऑपरेशन है उसमें भी इन्होंने कहा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात हो रही है। और लास्ट इन्होंने कहा कि अगर आप कौन सा वाला केस हो, एक्सेप्शनल वाला केस हो, जो कि 3 साल वालों में नहीं आ रहा है, स्टिल हम आपको दे देंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि सेम हमारी सारी चीजें ऑपरेटिंग पॉजिटिव होना चाहिए। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। एक्सेप्शनल केस में भी होना चाहिए। उन कंपनीज को भी उन्होंने साथ में बोल दिया कि भैया अगर आप कुल मिलाकर प्रॉफिट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, दैट्स इट। क्लैरिटी है? नीचे नहीं है क्लैरिटी? क्लियर है? सीएस बनना है तो मॉड्यूल से तो पढ़ना ही पड़ेगा। सीएस दुनिया देता है तीनों लेवल फ्रॉम दी ओनली मॉड्यूल। आज डेट है, एप्लीकेशन डेट, किस चीज की एप्लीकेशन दे रहे बताओ? लिस्ट होने की। मैं एक एसएमई कंपनी हूँ, एसएमई प्लेटफॉर्म में लिस्ट होना चाह रही हूँ। आज मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ पिछले लेटेस्ट 3 साल, पिछले 3 साल, मतलब मेरी कंपनी हो सकती है 10 साल पुरानी हो, है ना, लेकिन हम कह रहे हैं उन 10 सालों में से नहीं देखेंगे जब कंपनी स्टार्टिंग में गए थे ना, बहुत अच्छी प्रॉफिट में थे, आज लॉस में चल रही है, नहीं, लेटेस्ट 3 इयर्स, यहां से 3 साल के रिकॉर्ड में कम से कम 2 साल प्रॉफिट होना चाहिए। समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट, साथ में क्या बोला आपका क्या होना चाहिए? लिवरेज रेशियो। क्या होता है लिवरेज रेशियो? बोरिंग, उधार, डेट इक्विटी रेशियो, सब तुम लोग समझते हो, ठीक है। अगर आपने जो उधार ले रखा है, लिवरेज रेशियो नॉट मोर देन 3:1, मतलब 3 गुना बोरो कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। रिलैक्सेशन में भी ग्रांटेड टू फाइनेंस कंपनी को रिलैक्सेशन दे सकते हैं, भैया इनका काम ही बोरिंग में डील करना है, इनका तो कोर काम यही है ना, तो इनको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, लेकिन हाँ उनकी कुछ कंडीशंस होंगे, एक्सेप्शन यस है। डिसिप्लिनरी एक्शंस, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए, चलो वैसे तो यहाँ पे मुझे अभी छोड़ना ही पड़ेगा,
चलो बाकी सारी चीजें हम बाद में करें। हाँ, कुछ भी नहीं, सब नया है। तो वो चेंजेस तो आते रहते हैं, है ना, तो वो चेंजेस तुम्हें एड ऑन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या लिखा है। डिसिप्लिनरी एक्शन। देखो, डिसिप्लिन में रहने का, है ना, तो यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं एक्चुअल में, डिसिप्लिनरी एक्शन का ये मतलब है यहाँ पर कि ये जो कंपनी है, महक, ये जो कंपनी है, ठीक, इस कंपनी के अगेंस्ट किसी भी रेगुलेटरी, अब रेगुलेटर्स तो समझ में आता है, ठीक है, तो रेगुलेटरी बॉडी भी समझ में आ रहा होगा, तो नो रेगुलेटरी एक्शन ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेडिंग अगेंस्ट द प्रमोटर। अब थोड़े कंसेप्ट को समझना, कुछ नहीं, बस अच्छे प्रेजेंटेशन में अगर तुम्हें बताऊं तो ये है इसका अच्छा प्रेजेंटेशन। तीन बातें, कितनी बातें, तीन बातें। डिसिप्लिनरी एक्शन, नो सस्पेंशन ऑफ द ट्रेडिंग, इस कंपनी की ट्रेडिंग, ठीक है, कंपनी या फिर कंपनी का प्रमोटर, समझना, मेरी कंपनी, मेरी कंपनी की जो ट्रेडिंग है, ठीक है, इसके अगेंस्ट कभी भी सस्पेंशन का ऑर्डर नहीं आया कि भैया तुम्हारी कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट किया जिस कारण से आपकी जो ट्रेडिंग है रोक दी जाए, ठीक है, तो कभी भी सस्पेंशन नहीं आया है, किसका, ना कंपनी का और ना ही कंपनी के प्रमोटर्स का, मतलब प्रमोटर को भी सस्पेंड नहीं किया गया कि भैया तुम ट्रेड नहीं करोगे, ठीक। दूसरा, प्रमोटर डायरेक्टर, पहले वाले पॉइंट में कंपनी बोला और कंपनी का प्रमोटर, प्लीज ऐसे पॉइंट याद रखना होता है, कंपनी या कंपनी का प्रमोटर। सेकंड वाले पॉइंट में क्या बोला है, प्रमोटर्स और डायरेक्टर, प्रमोटर डायरेक्टर किसी की भी बात हो रही है, ठीक, मस्ट नॉट बी एसोसिएटेड विद दी, क्या लिखा है, कंपलसरी डीलिस्टेड कंपनी, समझना। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी लिस्ट है, मतलब अच्छी रेपुटेटेड कंपनी है, ठीक, कंपनी डीलिस्ट हो गई, लेकिन डीलिस्ट ना दो तरीके से हुआ जाता है, एक होता है वॉलंटरी, एक होता है कंपलसरी। वॉलंटरी नाम से समझ में आ रहा होगा, क्या होगा वॉलंटरी, खुद से, अगर वॉलंटरी खुद से है तो कंपलसरी क्या होगा, निकाल दिया गया, ठीक है, वॉलंटरी मतलब खुद से हमने लिया, मुझे लग रहा है कि भैया लिस्टिंग बहुत रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है तो मैं खुद से वॉलंटरी डिलिस्टिंग ले रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि भैया कंपलसरी, दैट मीन्स कि मैं लिस्ट होना चाहती हूँ लेकिन मैं लिस्टिंग के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करूँ तो मुझे निकाल दिया गया है, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, गड़बड़ है, डिफॉल्ट किया है इस कारण से। तो आप किस कंपनी से बिलोंग करते हो, आप किस कंपनी के डायरेक्टर हो, आप किस कंपनी के प्रमोटर हो, जो कहाँ पर है, किससे एसोसिएटेड हो तुम, कंपलसरी डील स्टेट कंपनी, तो क्या ये बात समझ में आ रही है। तो हम आपकी कंपनी को, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एलिजिबिलिटी पढ़ रहे हैं ना एक तरीके से कि भैया एसएमई, आप छोटी कंपनी हो, एसएमई प्लेटफॉर्म में आ रहे हो लिस्ट होने, तो हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि भैया आपकी कंपनी के अगेंस्ट या फिर आपकी कंपनी के प्रमोटर या तो आपकी कंपनी के डायरेक्टर अगर ऐसी कंपनी से भी बिलोंग करते हैं, मैं दो कंपनी का डायरेक्टर हूँ, ठीक है, एक एसएमई का और एक दूसरी कंपनी का, दूसरी कंपनी कंपलसरी डीलिस्ट है, दैट मीन्स मैं प्रमोटर उस कंपनी को संभाल पाया क्या, नहीं, मैं सही प्रमोटर नहीं हूँ। जब मैं उस कंपनी को नहीं संभाल पाया जो कंपलसरी डीलिस्ट होगी तो भैया इस कंपनी में मैं सही इंसान नहीं हूँ, तो आपकी कंपनी को हम लिस्ट होने नहीं देंगे। तो सोचो कितना कनेक्शन होता है। तो प्रमोटर डायरेक्टर का पूरा चिट्ठा निकाला जाता है, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, अगर वो वहां पर कंपलसरी डीलिस्ट से एसोसिएटेड है तो यहाँ पे भी इनएलिजिबल हो जाएंगे। समझ में आ रही बातें। डायरेक्टर शुड नॉट बी, क्या लिखा है, डिस्क्वालिफाइड या फिर डिबार्ड बाय एनी रेगुलेटर। तो बस ये तीन पॉइंट अच्छे प्रेजेंटेशन में। अब तुम्हारी बुक की लैंग्वेज, नो रेगुलेटरी एक्शन ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेडिंग अगेंस्ट, किस किस के अगेंस्ट, प्रमोटर्स और कंपनी प्रमोटेड बाय द प्रमोटर बाय एनी स्टॉक एक्सचेंज हैविंग, क्या लिखा है, नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, बीएससी एनएससी, ठीक है, तो किसी भी बीएससी एनएससी में आपके प्रमोटर या फिर आपकी कंपनी, ठीक है, उनको कभी भी सस्पेंड नहीं किया गया है। दूसरा पॉइंट, प्रमोटर या फिर डायरेक्टर, ठीक है, नहीं होना चाहिए प्रमोटर और डायरेक्टर, ठीक है, हम यहाँ पर उस डायरेक्टर की बात नहीं करें जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात यहाँ नहीं हो रही है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है, नॉर्मल डायरेक्टर की बात हो रही है। तो प्रमोटर डायरेक्टर किस कंपनी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर कंपलसरी डीलिस्टिंग से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे इनएलिजिबिलिटी आती है। एप्लीकेबिलिटी, उससे जो भी इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है, कंपलसरी डीलिस्टिंग अट्रैक्ट या कंपनी दैट आर सस्पेंड फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट, कुल मिलाकर नॉन कंप्लायंसेस के कारण आपको का सस्पेंड भी कर रखा है, मतलब वो पूरा कंप्लीट पॉइंट कि भैया आप ऐसी कंपनी से कनेक्शंस रखते हो जो कंपलसरी डीलिस्ट में नॉन कंप्लायंसेस वाली कंपनी से बिलोंग करते हो, तो भैया यहाँ पे इनएलिजिबिलिटी। तो साफ बोला है ऐसा ना हो, प्रमोटर डायरेक्टर नहीं, प्रमोटर डायरेक्ट होना चाहिए ऐसी कंपनी से। सेकंड पॉइंट समझ में। तीसरा सिंपल, डायरेक्टर नॉट बी डिस्क्वालिफाइड डिबार्ड बाय एनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज, डन। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट भी ना किया हो, नो पेनल्टी,
नो पेंडिंग डिफॉल्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, और या फिर एंड प्रिंसिपल, ना आपने प्रिंसिपल अमाउंट का डिफॉल्ट किया हो ना उसके इंटरेस्ट का, या तो फिर दोनों का ना किया हो, ठीक है। किस किस के केस में? डिबेंचर, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट होल्डर बाय द एप्लीकेंट कंपनी, प्रमोटर या फिर प्रमोटिंग कंपनी या फिर सब्सिडी। एकदम सिंपल प्रेजेंटेशन बोलूं जो पॉइंट वाइज है, देखो अच्छे प्रेजेंटेशन की बस बात कहूं, कोई भी पेंडिंग डिफॉल्ट्स नहीं होने चाहिए। किसमें? डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, फिक्स डिपॉजिट। अप्लाई टू एप्लीकेंट कंपनी भी नहीं, प्रमोटर या फिर प्रमोटिंग कंपनी, मतलब प्रमोटर जिस दूसरी कंपनी से बिलोंग करता है, या फिर क्या लिखा है? सब्सिडीज। डन। और भी पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट। नेम चेंज समझना। मेरी कंपनी का नाम है आईटेक्स, मेरी कंपनी का नाम है आईटेक्स, मैं नाम बदल रही हूँ सीएस दुनिया। आईटेक्स का नाम बदल के क्या कर रही हूँ? सीएस दुनिया रख रही हूँ, ठीक है। इफ कंपनी चेंज द नेम इन लास्ट 1 ईयर, मैंने नाम 10 साल पहले बदला था, कोई फर्क नहीं पड़ता। कब आएगा ये पॉइंट? जब मैंने पिछले साल ही बदला हो, ठीक है। अगर मैंने पिछले साल ही आईटेक से अपनी कंपनी का नाम बदलकर सीएस दुनिया रख दिया, तो एटलीस्ट 50% रेवेन्यू इन अ प्रीवियस ईयर, पिछले साल नाम बदला था सीएस दुनिया, तो पिछले साल का जो मेरा रेवेन्यू है, जो मैंने नाम बदला, नाम क्या बदला मैंने? सीएस दुनिया, मस्ट कम फ्रॉम द बिजनेस मैचिंग द न्यू नेम। कुल मिला के जो मैंने नया नाम रखा है, ठीक है, उस नए नाम से, उस नए बिजनेस से क्या मैं अच्छा खासा पैसा अर्न कर पा रही हूँ? क्या मैं उससे रेवेन्यू जनरेट कर पा रही हूँ? कम से कम कितना रेवेन्यू? 50% रेवेन्यू। हो सकता है आपने नाम बदला हो कुछ डिफॉल्ट करने के लिए, आईटेक से कुछ गलत काम कर रखा था, मार्केट में डिफेम था, एक काम करती हूँ सीएस दुनिया से काम कर लेती हूँ, नया नाम है, किसी को इसके बारे में पता नहीं, फिर से स्कैम कर पाऊंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो नाम लोग बदलते हैं, उनके इन नंबर ऑफ अपने रीजंस हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर नाम आपने पॉजिटिव सेंस में बदला है तो अच्छा है, पॉजिटिव सेंस में बदला है मतलब आपका अगर 50% रेवेन्यू आ रहा है, दैट मीन्स रेवेन्यू से कैलकुलेट हो जाएगा ना कि अच्छी बात है। तो आपने नाम बदला उस नए काम के लिए, आपने सीएस विंग को बहुत ज्यादा बढ़ाने का सोचा, तो इससे अगर आपका 50% रेवेन्यू उस सीएस नेम से, उस सीएस विंग से आ रहा है, तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। अब आ जाओ आपकी बुक की लैंग्वेज रीड करेंगे। इन केस नेम चेंज विद इन द लास्ट 1 ईयर, एटलीस्ट कितना? 50% ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेटेड ऑन अ रीस्टेटेड या फिर कंसोलिडेटेड बेसिस फॉर दी, क्या लिखा है? एंड कंसोलिडेटेड प्रीसीडिंग 1 full financial year has been earned by it from the activity indicated by its new name. The activity suggesting the name should have contributed, जो वो आपने न्यू एक्टिविटी सीएस विंग को आपने बहुत प्रमोट किया, एटलीस्ट 50% ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेटेड ऑन द रीस्टेटेड कंसोलिडेटेड बेसिस फॉर द प्रीसीडिंग 1 full financial year। कंसेप्ट क्लियर? तो कुल मिलाकर पूरा एक साथ वापस हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये थी हेडिंग। हम पढ़ रहे हैं एसएमई प्लेटफॉर्म। यहाँ इन्होंने बोला कि बीएससी का स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो प्लेटफॉर्म है उसमें लिस्ट होने की रिक्वायरमेंट। पहली रिक्वायरमेंट, कंपनी क्या होनी चाहिए? कंपनी एक्ट में कंपनी की तरह रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। सेकंड क्या है? पोस्ट इशू। मैंने प्री प्रपोज पोस्ट समझा, तो पोस्ट मतलब क्या? सब मिलाकर प्री प्लस प्रपोज कितना होना चाहिए? इससे ज्यादा नहीं। आपकी नेटवर्थ पिछले 2 सालों में, आपका टेंजिबल एसेट कितना, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या, 3 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए। लेकिन अगर 3 साल पुराना आपका एज अ कंपनी नहीं है, कुछ और भी फॉर्म है, तो कंबाइंड होना चाहिए। एंड प्रोवाइडेड दैट वर्किंग ऑपरेशन आपका होना चाहिए कम से कम 1 साल का, और प्लस वो ऑडिट भी होना चाहिए। अगर 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो वेरी गुड। साफ इन्होंने बोला नबार्ड, सिडबी बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं। तो अगर ये उस प्रोजेक्ट में फंड दे रहे हैं तो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड नहीं भी है तो भी हम काम चला लेंगे, लेकिन हाँ ऑपरेशन वाली फॉर्मेलिटी तो फुलफिल होनी चाहिए। आपका प्रॉफिट पिछले 3 सालों में से 2 साल होना चाहिए। प्रॉफिट भी कौन सा वाला? बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स, ठीक है। फिर उसमें वही सारी चीजें एड ऑन। लिवरेज रेशियो कितना होना चाहिए? चाहे तो रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। डिसिप्लिनरी एक्शन, सस्पेंशन आपके अगेंस्ट सस्पेंशन ऑर्डर ना आए, ना प्रमोटर
ना कंपनी, ना कंपनी का प्रमोटर। नेक्स्ट पॉइंट, ना डायरेक्टर ना प्रमोटर। डी लिस्टिंग, कंपल्सरी डी लिस्टिंग कंपनी से एसोसिएटेड ना हो। नेक्स्ट, वेरी गुड, डिस्क्वालीफाइड डिबार्ड ना किया गया हो आपके किसको, डायरेक्टर को। जहां डायरेक्टर लिखा हुआ डायरेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफॉल्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल बॉन्ड डिबेंचर्स इन सब में डिफॉल्ट ना हो। नेम चेंज किया है पिछले एक साल में तो रेवेन्यूज नेम न्यू मैचिंग से अर्न हो जाना चाहिए। फिर छोटी मोटी चीजें, अदर रिक्वायरमेंट्स, चिल्लर चीजें, ठीक है। अदर रिक्वायरमेंट्स में क्या, मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू हैव अ वेबसाइट। भैया वेबसाइट बनाओ, तुम्हारी अच्छी कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। मैंडेटरी कंपनी फैसिलिटी ट्रेडिंग डीमैट ई फॉर्म में होनी चाहिए सारे शेयर्स। नॉट बी any change in the promoter of the company in preceding 1 year date of filing of the application for the BSc। भाई BSc के SME सेगमेंट में जा रहे हो अपने आप को लिस्ट करने, तो आपके पिछले एक साल में प्रमोटर चेंज ना हो। ये चेंज होते जा रहे हो तो भैया हमें तो डर है। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड, कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड शुड बी कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट। इन्होंने कहा कंपनी का बोर्ड, देखो कंपनीज एक्ट लिखा है तो यहाँ बोर्ड चेंज हो जाएगा वापस। अगर आप सेबी के रूल्स रेगुलेशंस पढ़ रहे होते हैं तो वो हमेशा बोर्ड मतलब होता है सेबी बोर्ड, लेकिन यहाँ पे लिखा है कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड शुड बी कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट आ गया, तो यहाँ बोर्ड मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। प्लीज सिचुएशनल्स होते हैं, प्लीज सिचुएशन देख के आप समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट में ना ऐसा कॉम्पोजिशन दिया होता है, तो प्लीज ध्यान रखना, आप एसएमई हो, एक छोटी कंपनी हो, तो कॉम्पोजिशन एटलीस्ट आपका वैसा होना चाहिए जो कंपनीज एक्ट में दे रखा है एट द टाइम ऑफ प्रिंसिपल अप्रूवल, जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो, अप्रूवल ले रहे हो कि भैया हम लिस्ट होना आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेटवर्थ जो दे रखा है सेबी आईसीडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। नॉट बी रेफर्ड, क्या लिखा है, रेफर टू एनसीएलटी अंडर फुल फॉर्म इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। आप ऐसी कंपनी नहीं हो जो एनसीएलटी में आपका केस गया है, और एनसीएलटी में किस मैटर में गया है कि आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट हो रही है, भाई ऐसी कंपनी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, नो वाइंडिंग अप पेटिशन अगेंस्ट द कंपनी और एडमिटेड बाय द कोर्ट। आपका यहाँ केस लगा वाइंडिंग अप का, कोर्ट ने एप्लीकेशन एडमिट कर लिया और आप बोल रहे हो भैया हम ना लिस्ट होना चाहते हैं बीएससी के एसएमई सेगमेंट में, हो सकते हो क्या, नहीं, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट में आज जो हमने पढ़ा, फटाफट क्या पढ़ा हमने, यहाँ से स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, सबसे पहले क्या पढ़ा, मेन बोर्ड, फिर क्या पढ़ा, फिर हमने सबसे पहले मेन बोर्ड डिटेल में पढ़ा, डिटेल में दिया भी नहीं था क्योंकि हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे तो वही है, बस बोला बीएससी और एनएससी होता है जो हमने शॉर्ट में देख लिया। फिर हमने पढ़ा एसएमए को डिटेल में पढ़ा, क्योंकि आगे चल के डिटेल में नहीं है इसलिए इन्होंने यहीं पे ये दे दिया। डिटेल में एसएमए भी दे दिया है, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, सोशल स्टॉकिंग, सब डिटेल में दे दिए। बस एक चीज को नहीं दिया, मेन बोर्ड, क्योंकि वो एक दो पन्नों में नहीं हो सकता, उसके लिए तो हम चैप्टर 80-80 100 पन्ने का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो है भी फिर इतना इंपॉर्टेंट। समझ में आया, तो कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो कल एक बार प्लीज मेन बोर्ड और एसएमई, ज्यादा एसएमई है ना, इसको पढ़ के आएंगे विद लिमिट, लिमिट आपको याद होनी चाहिए। सभा को करते हैं समाप्त।